नमस्कार दोस्तों, मैं थवा एसएसटी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे हैं मैथ के, उन क्वेश्चनों को करेंगे। इन क्वेश्चनों के साथ आप इस वीडियो के साथ बने रहें। तो आइए हम आपके सामने पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है कि 3 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ करती हैं और उनमें से प्रत्येक घंटी 1 घंटी 0.25 सेकंड के बाद, दूसरी घंटी 0.1 सेकंड के बाद और तीसरी घंटी 0.125 सेकंड के बाद पुनः पुनः बजती है। तो आपको ये बताना है कि वो प्रारंभ में एक साथ बजी थी, तो अब वो पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेंगी। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एलसीएम का ही क्वेश्चन है ना, कि इसमें डायरेक्ट आपको एलसीएम लेना। तो किस किस का एलसीएम लेना है। तो पहली घंटी है, तो आप देखें तो पहली घंटी 0.25 सेकंड के बाद बजी, ठीक है। दूसरी घंटी आपकी 0.1 सेकंड के बाद बजी, ठीक है। और तीसरी घंटी 0.125 सेकंड के बाद बजी, ठीक है। तो आप इनका एलसीएम लेना। तो एलसीएम कैसे लेना, तो इनको जो बटे में जो दशमलव में दिए हैं उनको सबसे पहले बटे में कर लेते हैं। तो ये 0.25 है, तो 0.25 25% होता है, तो इसका 1/4 हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है 1/4 हो जाएगा कि बटे में जब कर रहे हैं तो इनको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में ही लिखना। तो जैसे इसका हो जाएगा 1/10, ठीक है। इसका आपका 1/10 हो गया। इसके बाद अगला है 1.25। 1.25 मतलब 125 बटे क्या आएगा, 1000 आएगा। तो 125 बटे 1000 को आप 125 से ही काट देंगे तो 8 बार कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 1/8, ठीक है। तो इनको आपने सिंपल फॉर्म में लिख लिया। अब भिन्न का एलसीएम कैसे लेते हैं, तो जो अंश में रहता है उनका एलसीएम लेते हैं। तो अंश में तो 1 है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। अब हर में जो रहता है उसका आपको क्या लेना है, एचसीएफ लेना। तो एचसीएफ लेंगे 4, 10 और 8 का एचसीएफ क्या आएगा, 4, 10 और 8 का एचसीएफ आएगा 2, है ना। तो इनका एचसीएफ ले लेंगे तो 1/2। तो मतलब 1/2 को हम लिख सकते हैं फिर से दशमलव में 0.5, मतलब 0.5 सेकंड बाद वो पुनः एक साथ बजेंगे, ठीक है। तो इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, या आप इसको इस प्रकार ना करना चाहें तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप यहाँ जानते हैं कि दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा 3 अंक हैं, तो इनको दशमलव के बाद 3 अंकों वाला बना लेते हैं। तो यहाँ पर 0.250 इसको कर सकते हैं 0.100 और इसको कर सकते हैं 0.125। ये तो 3 दशमलव हैं। तो आप 250 और 100 और 125 का एलसीएम लें। तो इनका एलसीएम लेंगे, दशमलव नहीं वैसे ही एलसीएम लें। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 500 आएगा। क्या आएगा, 500 आएगा। तो 500 मतलब 0.5 आपको ऑप्शन में दिया, तो उसमें भी 3 दशमलव के बाद 3 अंक बनाना है, तो वही 500 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी इसका ऑप्शन नंबर बता सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर ए 0.5 इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा अंक 3 है, तो हम ऑप्शनों को भी 3-3 अंक का बना लेंगे दशमलव के बाद, और ये जितने भी दिए उनको 3 अंकों का, और फिर उनका डायरेक्ट एलसीएम लेंगे तो 500 आएगा। तो इसका मतलब 0.5 इसका करेक्ट आंसर है। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही सिंपल है, लाभ और हानि पर आधारित है कि एक वस्तु 250 रुपये में खरीदी जाती है और 10% लाभ पर उसको बेचा जाता है। तो आपको ये बताना वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है या वस्तु को कितने में बेचा गया। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 10% लाभ मतलब 10 की जो फ्रिक्शन वैल्यू होती है वो 1/10 होती है। तो 1/10 मतलब 10 की वस्तु है, उसको बेचा कितने में गया है, 11 में। तो 10 की वस्तु तो हमको दी कितने की, 250 की। तो 10 बराबर क्या है, 250। तो 1 बराबर क्या होगा, 25। तो 25, तो 11 बराबर क्या होगा, 11 × 25। तो 11 हम 25 का गुणा करेंगे तो 11 × 5 = 55, हाथ के आए 5, 11 दूनी 22 और 5 27, तो 275 रुपये। मतलब उसको 250 में ख़रीदा है तो 275 में उसको बेचा होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है और ये पिछले वर्षों में एनटीपीसी की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये सिंपल हैं और इसी लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। तो इसके बाद आपके सामने अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क पर आधारित। सिंपल मतलब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो देखें क्या दिया है कि जया और हेमा एक अपार्टमेंट की सफाई 30 दिन में करती हैं। तो देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जया, जे से जया हो गई, एस से हेमा हो गई, एक अपार्टमेंट की सफाई कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आगे दिया है इसी कार्य को हेमा और सुषमा, तो इसी कार्य को हेमा और सुषमा ये भी करती हैं। तो ये कितने दिन में करती हैं, तो हेमा और सुषमा 40 दिन में कर सकती हैं इसी कार्य को। तो हेमा और सुषमा हो गया 40 दिन, ठीक है। इसके बाद आपको दिया है हेमा और सुषमा इसको 40 दिन में कर सकती हैं और जया और सुषमा इसे 60 दिन में कर सकती हैं। तो जया और सुषमा
जया और सुषमा इसको 60 दिन में कर सकती हैं। तो आपको ये बताना है कि ये तीनों मिलकर इस अपार्टमेंट को कितने दिन में साफ करेंगी। तो यहाँ पर देखो तीनों का दिया, इनका एलसीएम ले लें, 30, 40 और 60 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 120 आएगा। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, जया और हेमा की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी। इसकी हेमा और सुषमा की आ जाएगी 4 3 12 3 आ जाएगी, और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6 दूनी 12, तो आपकी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार इनकी अलग अलग एफिशिएंसी निकल गई। हमको तीनों की कुल मिलाकर एफिशिएंसी निकालना, तो तीनों की निकालने के लिए इन सबको जोड़ दो, 4 और 3 7 और 2 9, क्या आएगा, 9 आएगी तीनों की एफिशिएंसी। लेकिन अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये तो जया और सुषमा की एफिशिएंसी है, और ये जया और हेमा की एफिशिएंसी है, और ये वाली कार्य क्षमता है हेमा और सुषमा की। तो यहाँ पर हेमा 2 बार आ गई, सुषमा भी 2 बार आ गई, और जया भी 2 बार आ गई। तो मतलब ये अगर ये टोटल करेंगे तो सबकी 2 बार आ चुकी है इसमें एफिशिएंसी। तो हम इसको आधा कर देंगे तो तीनों की बराबर आ जाएगी। तो मतलब तीनों की एफिशिएंसी 4 और 3 7 और 2 9/2 है। तो एक दिन में वो 9/2 यूनिट काम करते हैं, और उनको काम कुल कितना करना है, 120 यूनिट। तो आपको पता समय कैसे निकालते हैं, तो 120 यूनिट कुल काम करना, और एक दिन में काम कितना हो रहा है, 9/2, तो 2 का हम यहाँ गुणा कर देंगे। अब इसको हल कर लो, 3 से इसको काटेंगे, 3 तिया 9 और 3 से ये, तो क्या हो जाएगा, 80/3। अब इसको 3 से भाग दें, 3 दूनी ये आ जाएगा, कुल मिला के इसका मान से 26 सही 2/3 दिन में वो तीनों मिलकर उस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आपने मिश्र भिन्न में तोड़ लिया। तो देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है संख्या पद्धति पर आधारित। क्वेश्चन को ध्यान से देखें कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 4 अधिक है। तो जिसका 4/5 भाग क्या दिया, जिसका 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 4 अधिक है। 3/4 भाग से कितना है, 4 अधिक है, तो वह संख्या बताना। तो यहाँ पर आपको बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि यहाँ पर हमको पता है कि अगर 4/5 भाग का मतलब ये है कि 5 अगर संख्या है तो 4, और अगर 3/4 भाग से मतलब 4 अगर संख्या है तो 3 है। तो लेकिन यहाँ पर संख्या तो एक ही है, यहाँ पर अलग अलग बता रहा है। अगर 5 संख्या माने या 4 माने, ये कैसे निश्चित करें। तो 5 और 4 का आप एलसीएम ले लो तो संख्या आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 20। तो यहाँ पर 4 का गुणा करो, अगर यहाँ पर 4 का गुणा किया है तो यहाँ पर भी 4 का करना पड़ा। तो यहाँ पर मतलब है 16/20 हो जाएगा, और इसको 20 बना दो, 5 का गुणा 15/20 हो जाएगा। इसका मतलब ये, तो इसका मतलब ये है कि अगर संख्या 20 है तो 16 की बात हो रही है। तो क्या लिखा है, 20 यदि संख्या है तो उसमें से 16, और 20 यदि संख्या है तो उसमें से 15 का जो अंतर है, अंतर मतलब अधिक दिया, मतलब उन दोनों का अंतर दिया। तो अंतर है वो क्या है, 4 है। तो यहाँ पर 15 और 16 का अंतर कितना है, अगर हम संख्या 20 माने तो उसमें से 20 का क्या निकालना है, 4/5। तो 20 का अगर 4/5 निकालोगे तो वो 16 यूनिट आएगा। ठीक है, और इसका कितना निकालना है, 3/4। तो इसका 3/4 निकालोगे तो 15 यूनिट आएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि जो 16 यूनिट आया, जो 3/4 4/5 आया, वो 3/4 से 4 अधिक है। तो मतलब इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर क्या आ गया आपका, 4 आ गया। तो 1 यूनिट बराबर 4 आ गया, तो संख्या क्या है, 20 यूनिट। तो संख्या आपकी आ जाएगी 20 × 4, मतलब संख्या आपकी क्या आ जाएगी, 80। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते, चाहे तो आप इसको बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन तो देखिए क्वेश्चन बड़े सिंपल से हैं, उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है ना, क्योंकि इसी लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि राम और श्याम एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। श्याम उसी कार्य को अकेले 8 दिन में पूरा करता है, तो राम अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। तो ठीक है, 6 दिन में किया। उसके बाद लिखा श्याम अकेले उसी कार्य को 8 दिन में करता है। तो श्याम अकेले उसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। ठीक है, श्याम अकेला उस कार्य को 8 दिन में करता है, तो राम अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो कार्य क्या हो जाएगा आपका 24। तो इन दोनों की एफिशिएंसी 6 × 24 4 यूनिट, और इसकी क्या हो जाएगी 3। तो इसका मतलब 3 श्याम की एफिशिएंसी है, और दोनों की एफिशिएंसी का जो योग है वो 4 है। तो इसमें से 3 श्याम की है, तो 1 किसकी होगी, राम की। मतलब राम एक दिन में 1 यूनिट वर्क करता है, और उसको टोटल वर्क कितना माना हमने 24। तो 24 यूनिट वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, एक दिन में अगर 1 यूनिट कर रहा है तो 24 यूनिट करने में उसको 24 दिन लगेंगे। तो इस प्रकार इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 24। तो इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आप देखें ध्यान से कि अगला क्वेश्चन वास्तव में रीजनिंग का क्वेश्चन में दिया है कि 7.45 घंटों में कितने मिनट और कितने मिनट और सेकंड के रूप में आपको लिखना। तो क्या लिखा,
45 घंटे लिखा, क्या लिखा 7.45 घंटे को मिनट और सेकंड के रूप में लिखिए। तो देखो 7.45 मतलब 7 घंटे है और दशमलव में 45 है, तो 7 घंटे तो रहेगा क्योंकि अपन को घंटे मिनट और सेकंड में बताना। तो यहाँ पर 7 घंटे तो ये हो गया, मतलब 7 आवर तो ये रहेगा। अब 0.45 का मतलब क्या है, तो यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि 0.45 का मतलब ये है कि 45 दशमलव में दिया है आपको, मिनट में तो दिया नहीं, दशमलव 100 के बाद बढ़ता और वो दशमलव 100 के बाद बढ़ता और आपका जो घंटा है वो 60 मिनट का होता है। तो यहाँ पर ध्यान दें 0.45 का मतलब होता है 45%। 0.45 का मतलब क्या होता है 45%, क्योंकि यहाँ पर दशमलव, या इसको 45/100 भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब 45% होता है। मतलब ये है कि 7 घंटे हैं और बाकी जो मिनट है वो 45% है। तो 45% मिनट है तो 60 कुल 1 घंटे मिनट कितने होते हैं 60, तो उसका 45% आपको निकालना। तो यहाँ पर आप 60 का 45% निकालेंगे तो 45 का 60% निकाल लो, तो बात एक ही है 60/100 गुणित 45, तो ये निकल गया 60 का 45%। आप अब इसको हल कर दें तो 20 तिया 60 और 20 पंजे 100 और 5 नाम 45, तो 9 तिया 27। तो मतलब ये है कि 0.45 मिनट का मतलब होता है 27 मिनट। ठीक है, क्या होता है 27 मिनट। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे, तो इसका मतलब हो गया 27 मिनट और ये 7 घंटे का मतलब तो 7 ही घंटा होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या 7 घंटा और उसके बाद 27 मिनट, 7 घंटा 27 मिनट और सेकंड तो है ही नहीं तो लिख दो 0 सेकंड, क्योंकि ऑप्शन में ही दिया। तो इस प्रकार आपका आंसर है 7 घंटा 27 मिनट और 0 सेकंड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि 0.45 लिखा है और जो दशमलव में जो संख्या लिखी रहती हैं तो वो 100 को आधार मानकर लिखी जाती, लेकिन हमको मिनट में बदलना है तो मिनट में आधार 60 होता है, 60 मिनट के बाद घंटा बढ़ जाता है ना, तो इसी आधार पर हमने इसको सेट कर लिया। ठीक है, देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का क्वेश्चन। आपको दिया है एक वर्ग समीकरण और इसका एक मूल 8 दिया है, तो आपको दूसरा मूल बताना। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग समीकरण क्या दिया, x² - 19x + 88 बराबर 0। ठीक है, तो वर्ग समीकरण दिया, इसका एक मूल क्या दिया 8 दिया है, तो दूसरा मूल आपको बताना। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसके गुणनखंड कर दें क्योंकि सवाल बड़ा सिंपल है, इसके आसानी से गुणनखंड हो जाते हैं, या इसका एक मूल 8 दिया, दूसरा क्या होगा, तो मूल का मतलब ये होता है कि अगर इस समीकरण में x की जगह उस मूल का मान रख देंगे तो इस समीकरण का मान 0 हो जाता है। तो यहाँ पर 8 रखेंगे तब भी ये 0 होगा और यहाँ पर जो दूसरा मूल आएगा उसका मान भी रखेंगे तब भी 0 होगा। तो आप 13, 11 और 17 और 8 तो इसमें 18 है जो है ना, तो इनके अलग अलग मान रख दें, जिसके मान में अगर ये 0 हो रहा वो इसका मूल हो जाएगा, लेकिन इसका गुणनखंड बड़ी आसानी से हो जाएगा क्योंकि 19 आपका टूट रहा। इसको लिख सकते हैं 11x - 8x + 88। ठीक है, बराबर 0। अब इसमें से x कॉमन ले लो तो x - 11 और इधर से 8 कॉमन ले लो तो x - 11। तो इसका मतलब x - 8 और x - 11 इस प्रकार ये सेट हो गया। तो इसका मतलब एक मूल तो इसका 8 दिया, दूसरा मूल क्या हो जाएगा 11। तो इस प्रकार आप इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। तो देखिए आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना। क्या लिखा, निम्नलिखित में से किस भिन्न का 1/27 के साथ वही अनुपात है। किस भिन्न का, तो हम भिन्न को मान लेते हैं कि वह भिन्न क्या है x बटे y है। इसका किसके साथ अनुपात का 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का क्या है, 3/11 का 5/9 के साथ है ना। तो अब इस समीकरण को आपको हल करना, तो ठीक है त्रियक गुणा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये x बटे y यहीं रहेगा, इसको हल कर लो। पहले तो ये 3/11 है तो यहाँ पर ये पलट जाएगा तो ये 9/5 हो जाएगा और 1/27 का उधर त्रियक गुणा हो जाएगा तो ये 1/27 हो गया। तो 1/27 हो गया। अब इसको हल कर लो, 27 से ये 27 कट गया, इसका मतलब हमारी जो भिन्न है x बटे y उसका मान आ जाएगा 1/55। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1/55। क्वेश्चन में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अनुपात किस प्रकार पूछा। क्वेश्चन दिया है, आप ध्यान से पढ़ें क्या दिया था कि निम्नलिखित में से किस भिन्न का, तो किस भिन्न का 1/27 के साथ। तो यहाँ पर इनका जो क्रम है ना वो अदल बदल हो सकता है, उससे आंसर गलत हो सकता है। तो यहाँ पर एक का के बाद लिखा था 1/27 और यहाँ पर भी का के बाद लिखा था 5/9, तो हमने उस आधार पर अनुपात ले लिया, उससे ही आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें।
तो देखिए आपके सामने नवा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन कैलकुलेशन पर आधारित है, कैलकुलेशन ट्रिकी है, अगर आप ट्रिक गलत लगा देंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाए। क्वेश्चन में दिया है कि 1999 का वर्ग और 99 के वर्ग का माइनस करना है, उसका मान आपको बताना। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसमें फार्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो क्या होता है, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो सबसे पहले ए प्लस बी करेंगे, मतलब 1999 को और इसको जोड़ेंगे। अब यहाँ पर जोड़ेंगे कैसे, तो यहाँ पर 99 है तो जोड़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो आप ऐसा मान लें कि ये 2000 है और ये 1000 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3000 आएगा। कितना आएगा, 3000। लेकिन ये भी 2000 से एक कम है और ये भी 1000 से एक कम है, मतलब हमने 2 एक्स्ट्रा जोड़ दिया। तो 3000 में से आप 2 घटा दो, तो 3000 में से जैसे ही आपने 2 घटाया तो क्या बचा, 2998, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो ये तो हो गया हमारा ए प्लस बी। अब ए माइनस बी, इसका गुणा किस में होगा, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्या होगा, इन दोनों को घटाना। तो 1999 में 999 घटाना, तो बड़ी आसानी से घट जाएगा। 1999 में से 999 घटाएंगे तो 1000 बचेगा। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा कि 2998 में 3 0 लगा दो तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन सिर्फ इतना ही था कि आप 29,998 की जगह कभी कभी 88 भी लिखा जाता है, कभी कुछ भी लिखा जाता है, तो इस प्रकार आपको नहीं करना। तो इस प्रकार इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 29,98,000। ठीक है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन है, यदि शंकु, ध्यान देना, शंकु मेंसुरेशन पर आधारित। क्या लिखा है, यदि शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात, 2 शंकु दिए, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या दिया है, 1/4 दिया। ठीक है। और उसके बाद दिया उनके व्यास का अनुपात 4/5 दिया, तो उनके आयतनों का अनुपात बताना। तो सबसे पहले तो आपको शंकु के आयतन का सूत्र पता होना चाहिए। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। तो उनका दोनों शंकुओं के का अनुपात निकालेंगे तो 1/3 पाई दोनों में आ रहा, तो अनुपात में से 1/3 पाई तो हट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ आर स्क्वायर एच। तो हमको सिर्फ आयतनों का अनुपात निकालने के लिए किसका मान निकालना, आर स्क्वायर H1। ठीक है। और दूसरा शंकु क्या है, R2 स्क्वायर H2। ठीक है। तो ये मान निकालना। अब यहाँ पर ऊंचाइयों का अनुपात क्या दिया है, 1/4 दिया। क्या दिया है, 1/4। तो इसकी जगह तो हम क्या लिख सकते हैं, ऊंचाई की जगह, तो ऊंचाई की जगह आप लिख सकते हैं 1/4। तो ये हमने ऊंचाई की जगह 1/4। अब उसमें दिया है व्यास का अनुपात, और जबकि हमारे पास त्रिज्या। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि जो व्यास का अनुपात होता है वही त्रिज्याई का अनुपात होता है ना। तो समानुपात, दोनों समानुपात में होते हैं ना। तो यहाँ पर व्यास का अनुपात कितना दिया, 4/5। तो वही त्रिज्या का अनुपात हो गया, लेकिन यहाँ पर त्रिज्या का अनुपात नहीं, त्रिज्या के अनुपात का वर्ग है। तो 4/5, तो 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। तो ये आपका आयतन का अनुपात निकल जाएगा। इसको हल कर लो, 4 चौके 16। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 4/25 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो 4/25 इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो इसी के साथ हम देखते हैं इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, जो कि रीजनिंग से संबंधित है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें। रीजनिंग का सेटिंग अरेंजमेंट है। क्या दिया क्वेश्चन में कि 5 सदस्यों की एक टीम उत्तर की ओर मुंह करके बैठी है। उत्तर मतलब एक निश्चित दिशा की ओर मुंह करके बैठी है ना। सी ए के बाईं ओर है, तो यहाँ पर सी ए के बाईं ओर है, तो हम लिख देते हैं सी ए, और ए के बाईं ओर है। ठीक है। ए के बाईं ओर ये हो गया। ठीक है। क्योंकि सी ए के बाईं ओर, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन हम ध्यान से भी पढ़ते हैं। इस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। और जैसे इसमें लिखा सी ए के बाईं ओर है, तो हम यही डिसाइड नहीं कर पाते कौन किसके बाईं ओर है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, सी ए के बाईं ओर है। ठीक है। और ई के दाईं ओर है। अब ई के दाईं ओर कौन है, तो सी की ही बात हो रही है यहाँ पर। तो सी ई के दाईं ओर है। ई के दाईं ओर मतलब ई अगर इधर है तो इसके दाईं ओर क्या है, सी है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन में क्या दिया है कि सी ए के बाईं ओर है, तो ए के बाईं ओर हमने सी कर दिया, और सी ही ई के दाईं ओर है, तो ई के दाईं ओर हमने सी कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया, बी डी के बाईं ओर है। अब क्या दिया, बी डी के बाईं ओर। अब यहाँ पर ना तो हमारे पास बी है ना ही डी है, तो हम क्वेश्चन को थोड़े और आगे पढ़ लेते हैं। तो बी डी के दाईं ओर है और ए के दाईं ओर है, ए के भी दाईं ओर है, बी डी के बाईं ओर है और ए के दाईं ओर है। तो बी की बात हो रही, तो ए की दाईं ओर क्या है, बी है। ये तो क्वेश्चन में पता चल गया। इसके बाद क्या लिखा, बी डी के बाईं ओर है। तो डी के बाईं ओर है तो मतलब डी आपका इधर होगा। डी के बाईं ओर अगर बी है तो डी इधर होगा। तो ये हमारा पूरा सेटिंग अरेंजमेंट हो गया। ये पांचों के पांचों लोग बैठ गए, पांचों उत्तर की दिशा में हम मान लेते हैं, ये उत्तर की दिशा, इस तरफ मुंह करके ये पांचों बैठ गए। अब प्रश्न में ये दिया है कि इनमें मध्य में कौन बैठा है, इन सभी में। तो 5 लोग हैं, तो मध्य का मतलब 2 तो ये इस तरफ बैठे, 2 इस तरफ बैठे, तो मतलब आपका ए ही एक व्यक्ति है जो 5 के बीच में बैठा है। तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर देखें आप
कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका ए करेक्ट आंसर, मतलब ए है, वो इस व्यवस्था के मध्य में बैठा। तो यहाँ पर ये रीजनिंग का क्वेश्चन भी करा दिया। एक 7.45 घंटों में को मिनट और सेकंड में बदली, वो भी मैथ का क्वेश्चन नहीं था, वो भी रीजनिंग से ही संबंधित था। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप मैथ की तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपको इस चैनल में बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा और बहुत ही अच्छी टेक्निक के द्वारा यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो आप इस चैनल के साथ जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।